गुंडा एक्ट क्या होता है और किन परिस्थितियों में गुंडा एक्ट या गैंगस्टर की कार्यवाही की जाती है? गुंडा एक्ट अलग है, गैंगस्टर एक्ट अलग है। ठीक हालात तो ये आप जानिए। बिल्कुल। गुंडा एक्ट कब लगाया जाता है? गुंडा एक्ट की परिभाषा है 70% तो ठीक होता है, लेकिन 30% IGRS में भी फर्जी रिपोर्टिंग मिल रही है। इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है कि नेताओं का दबाव जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर भी होता है? अगर कोई ऐसी चीज़ है जो माननीय गणों के माध्यम से हमको बताया जाता है और वो विधि अनुरूप है तो कर देना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं करने योग्य है तो उनको यह अवगत कराते हुए कि यह नियम है और ऐसा किया नहीं जा सकता है। मुझे बहुत कष्ट हुआ वहाँ आने पर। उसका कारण ये है कि आप अकेले नहीं चलते हैं, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली होती है। बहुत दर्द करता है। अंबेडकर नगर के सबसे एक देखा जाए तो काबिल अधिकारी जिन्होंने आने के बाद बहुत कुछ जिले में बदलाव किया है, इस जिले में बहुत सारे अच्छे सराहनीय काम किए हैं और आज हमारे बीच में हैं अंबेडकर नगर के अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी। आपका स्वागत है हमारे शो यूपी टॉक्स विद आलोक में। आपको धन्यवाद, नमस्कार। 90.4 FM रेडियो अंबेडकर नगर पर आप के द्वारा मुझे बुलाया गया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी आपको भी धन्यवाद। सर, आज बहुत सारे हम लोग सवाल आपस में बातचीत करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे जी। तो उसमें सामाजिक मुद्दा होगा, प्रशासनिक मुद्दा होगा, तो थोड़ा सा हम उस पर अब चलते हैं। और पहला एक सवाल है कि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर के वो क्रेज और क्रेज भी है और प्रेशर भी है, दोनों है। तो क्या इस प्रेशर और क्रेज को कैसे डील किया जाए? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए, आपने बहुत एक यथोचित प्रश्न पूछा है, यथेष्ट प्रश्न जिसको मैं कहूँगा कि आपने पूछा है। बेसिकली क्या, जो पूर्वांचल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं भी बिलोंग करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चूंकि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऐसा होता है कि जब हम गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो हमें बहुत बड़ा पुश फैक्टर मिलता है। गवर्नमेंट सर्विस में बहुत सारे सामाजिक आर्थिक इस प्रकार से आपको मतलब प्रोटेक्शन मिलता है कि हम सभी लोग आना चाहते हैं, एक बात है। दूसरा यह है कि पूर्वांचल में पहले के टाइम में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि लोग जो है उस तरह से कर पाए। लेकिन मैं इसके साथ 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है योग्यता, दक्षता। अगर कोई व्यक्ति योग्य और दक्ष है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नौकरी के आयाम को विकसित कर देती हैं। हमारा क्या सोच है वो बहुत बड़ी बात है। नौकरी से भी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में हमें समझ में नहीं आता है, नौकरी का क्रेज बना रहता है। लेकिन अगर हम एक योग्य मतलब अपना जनरेशन पैदा कर दें तो शायद यह भ्रम जो है कि हमें सरकारी नौकरी में आया है टूटता हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि पैसा तो बिजनेस में अच्छा खासा है। बिल्कुल है। तो लोग फिर सरकारी नौकरी की तरफ ही क्यों भागते हैं? मैंने बताया ना, ये एक टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट को चेंज होने में थोड़ा समय लगता है। सोशल एक्सेप्टेंस की जिसको आप बात कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ तो मेरा एक्सेप्टेंस या हमसे ज़्यादा जो इनकम है उनके एक्सेप्टेंस में थोड़ा लोगों को डिफरेंस नज़र आता है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल ये रोजगार के साधन मात्र है। आपको इससे भी बेहतर आपकी एकमात्र सोच होनी चाहिए कि आप राष्ट्र के विकास में, समाज के हित में और परिवार के हित में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। सभी को मिलकर के एकजुट होकर के हमें क्या करना है, क्या उपलब्धियों को गेन करना है, उसकी दिशा में अगर हम प्रयास करें तो शायद हम उस राष्ट्र की संकल्पना को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हम अभी अग्रसर हैं और 21वीं शताब्दी में जिसे हम प्राप्त करने के लिए बार बार जो है आह्वान करते हुए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पाते हैं। वैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक सवाल मेरा ऐसे ही रहेगा, मतलब नॉर्मल, कि जैसे कि आप लोग अधिकारी हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो लगा रहता है तो इसमें ऐसा मेरा एक सवाल है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे आप अभी अंबेडकर नगर में आए तो शुरू में अच्छा नहीं लग रहा है जिला, फिर कुछ दिन बाद अच्छा लगने लगा और फिर आपने कई ऐसे काम किए, फिर मज़ा आने लगा और फिर कुछ सालों में फिर होता है कि रूटीन ट्रांसफर में ट्रांसफर होने लगता है, ट्रांसफर हो गया। तो ऐसा होता है कभी अटैचमेंट हो जाए इस जिले से, इस जिले के लोगों से, और फिर मतलब दिल ना करे कि अब अच्छा नहीं, मतलब जाने को भी मन ना करे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स का होता है, हम जहाँ तैयारी करते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जब हम वहाँ छोड़ते हैं या कहीं सिलेक्शन हो जाए हमारा तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो आप लोग को नहीं होता क्या? बहुत दर्द होता है। होता क्या है कि हम लोग
ऐसे सरकारी उपक्रम में लगाए गए हैं जहां हमें प्रतिदिन परफॉर्म करना, पर आवर के हिसाब से हमारे जो है एजेंडे होते हैं। हमें ये देखना है सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार वो हमसे काम लेना चाहती है, सरकार के क्या विजन और मिशन है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ये बात तो एक जो है प्रोफेशनल पहलू हो गया। बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि न हो और परिवेश न हो। मैं आपको बता दूं, मेरी इस 10-12 साल की नौकरी में मैंने ये 9वां डिस्ट्रिक्ट देखा है। मैं एक जनपद के बारे में को उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं बुलंदशहर में 3 साल रहा। मुझे बहुत कष्ट हुआ वहाँ आने पर। उसका कारण ये है कि आप अकेले नहीं चलते हैं, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली होती है, आपकी पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं। ट्रैवल भी करना होता है, उनको रीस्टेब्लिश करना होता है। और इस जो नौकरी है प्रशासनिक सेवा में, वो मैं बताऊँ बहुत कुछ आपको खोना भी पड़ता है। वो आपके पर्सनल कॉस्ट पर होती है। जैसे मैं बताऊं, मेरी कोई परमानेंट सोसाइटी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे लोग नहीं है कि सोशल परमानेंट वो हमारे साथ लिगेसी के रूप में चलते रहें। हम आज 2 साल यहाँ, तो यहाँ ये समाज बन गया, तो यहाँ ये समाज बन गया, दूसरी जगह दूसरी। फिर एक और दिक्कत है, चूँकि इतनी बाध्यताएँ होती हैं कि हम नहीं इनके प्रोग्राम में शामिल हो पाते, इनसे उतने कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं, तो आगे चल कर के हम पृथक भी हो जाते हैं। तो हम इस बात को ज़रूर महसूस करते हैं कि हमारा सोशल कोहेशन और जो सोशल बाइंडिंग है और जितनी सोसाइटी एज ए होल हमको चाहिए, वो हम कभी न कहीं हम मिस करते हैं। और ये कोई नहीं हो सकता है जिसे पाते भी हैं और खोते भी हैं, एक तरीके से देखा जाए तो खोना मुझे लगता है दर्द तो देता ही होगा, बहुत दर्द करता है। क्योंकि इसमें एक लाइन मैं जोड़ना चाहूँगा, जब जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश नहीं बोलता है। जैसे जब हम जिन घरों में आते हैं वो घर नहीं बोलते। जब जिस घर को जानने में, छोड़ने में इतना दर्द होता है जो परिवेश बोलता नहीं है, तो हम तो ऐसे परिवेश को बोलते हैं कि पूरा समाज बोलता है। उस पूरे बोलते समाज को, खिलखिलाते हुए समाज को, अच्छे समाज को छोड़ते हुए जब हम किसी दूसरे ज़िले में जाते हैं तो बहुत हमें मतलब पीड़ा होती है, मन में पीड़ा होती है। जैसे अगर हम इमेजिन करें थोड़ा सा भी कि मुझे, मेरा घर चाहे जैसा भी हो, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, अगर मुझे छोड़ना पड़े हमेशा के लिए, अब नहीं आना है, तो दर्द तो होगा। बिल्कुल। अगला सवाल हम करेंगे कि ऐसी कुछ बातें भी सुनने में आती हैं कि जिनकी सरकारी पहुंच, या देखा जाए जिनकी पहुंच होती, पकड़ होती, अच्छी होती है, उनके काम चंद मिनटों में हो जाते हैं, और जिनके पहचान नहीं होते हैं उनके काम लगने में, होने में महीनों लग जाते हैं। कितना हद तक ये सच है? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ तो सच्चाई होगी, तभी ये बात सभी लोगों के मन में होता है। एक बात, इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिनाई करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे करना चाहिए और उसमें हम सही चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं वही केवल स्कीम्स, कोई किसी भी चीज़ का फ़ायदा वही उठा सकता है समाज में जिसको जानकारी हो। आपको मैं बता दूं कि वर्तमान ऐसा युग आ चुका है, आपको किसी ऑफिस में आने की शायद ज़रूरत है, सारा काम ऑनलाइन है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में भ्रम है कि जो है हम ऑफिस में जाएंगे तभी काम होगा। मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं। आज जब हम लोग SDM हुआ करते थे, उससे थोड़ा से पहले ही आय जाति निवास के लिए लोग बताते थे कि बहुत भीड़ हुआ करती थी। किसी भी व्यक्ति को आय जाति निवास के लिए आज की डेट में मैं नहीं पाता कि कोई आता है। एक प्रमाण पत्र होते हैं और ये जो है 7 दिवस में बन जाता है, 15 दिवस में बन जाता है। एक जनहित गारंटी योजना का पार्ट है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो हम उसके लिए दंड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताऊंगा कि जो डिजिटाइजेशन जो हुआ है, जो रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए गए हैं, उसके आधार पर लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। से फॉर एग्जांपल जो खतौनी है, आप यहीं से बैठ करके या अमेरिका में भी बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके खतौनी किसकी कितनी है, कहाँ है, क्या है। तो जो आप ये कह रहे थे कि नहीं होते हैं, वो किस प्रकार का काम है ये देखा जाए। दूसरी बात क्या है कि समाज में कुछ ऐसे भ्रमित करने वाले भी तत्व हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरा फैक्टर है कि आपको मैं बताऊं कि जो झगड़े की जड़ है, जो हमने पाया इस अनुभव के द्वारा मैं बता रहा हूं, जैसे आपसी विवाद ज़्यादा है। आप 3 भाई हैं तो एक भाई ज़्यादा कर लेना चाहता है, 2 भाई कम लेना चाहते हैं या उनको देना नहीं चाहता है। एक भाई जो गांव में रहता है, 2 भाई जो बाहर रहते हैं उनको देना नहीं चाहता है। तो आपसी विवाद में क्या होता है, मुकदमेबाजी होती है। मुकदमेबाजी में लोग खुद भी लड़ते तो हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है वो अड़ंगा लगाता है। इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है कि जो है दूसरे पक्ष को नहीं मिले। तो कहीं न कहीं लोग ज़्यादा भ्रमित होकर के
और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भ्रमित करने के कारण जो है लगता है कि हमें अधिकारी के सामने आने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो वर्तमान टाइम है उसमें IGRS है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति उस पर डाल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है और विदिन 30 डेज आपको करना ही है। नॉट ओनली दैट, आपके पास RTI है, आपको अपने अधिकारों को जानना है, अपने पोर्टल को जानना है। और प्रक्रिया क्या है? न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसके थोड़े से हम पार्ट को जान लें कि किस प्रकार सुगमता से और आसानी से न्याय प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, आपने एक शब्द IGRS यूज किया, तो तमाम हमारे भाई हैं जो दर्शक हैं देखते हैं, उन्होंने कुछ 2-3 लोगों ने कुछ ऐसे सवाल IGRS को लेकर के उठाए हैं, तो मैं उस पर पूछना चाहूँगा कि उनका कहना है कि ठीक है 70% तो ठीक होता है, लेकिन 30% IGRS में भी फर्जी रिपोर्टिंग मिल रही है। तो इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? क्या अभी तक कोई ऐसा मामला आपके सामने आया है? देखिए, कुछ लोग जो फर्जी निस्तारण करते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है जो लोकल लेवल पर है, चाहे वो लेखपाल हैं, चाहे कानूनगो हैं, चाहे ग्राम विकास विभाग में है। आपको शायद जो दंड दिए गए हैं वो नहीं पता होंगे। अगर 30% जिस प्रकार से आपने बताया है, कई लोगों को हमने सस्पेंड किया है। और यही नहीं, जो IGRS है उसका मॉनिटरिंग सर्वोच्च स्तर पर हमारे प्रदेश में किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से लेकर के, जो हमारे कमिश्नर महोदय से लेकर के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर हम हर जगह एक टीम बना के रखे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनपद अम्बेडकर नगर विगत 9 महीनों में 7 महीनों में प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नंबर 1 पर हमने कार्य करते हुए यह जो है कार्य किया है। देखिए, हमारे जनपद में लगभग 4,500 से 5,000 के बीच IGRS के जो है शिकायतें आती हैं। मैं मान के भी चलूँ कि अगर 10% बहुत अच्छा गुणवत्ता से निस्तारण नहीं होता है, अगर 90% होता है, तो आप समझिए कि लगभग 4,000 लोगों को आप अधिक न्याय दे रहे हैं, हर महीने न्याय दे रहे हैं। अब दूसरी बात है, इस IGRS में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यायिक प्रक्रिया से आच्छादित चीज़ें हैं, मांग से आच्छादित चीज़ें हैं, वो हम नहीं दे सकते। जैसे न्यायालय की चीज़ है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हम उनको दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली जाती हैं जो IGRS में दे पाना संभव नहीं होता है। तो ये चीज़ उसके गवर्नमेंट रूलिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जिसको देख करके व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि IGRS की एक सीमा है। एक और भी मैं बात बताऊँगा कि IGRS में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत शिकायत भी करते हैं। जैसे आपने बताया ना, 30% जो है गलत निस्तारण की गलत शिकायत करके इनको क्या मिलेगा? वो एक दूसरे को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके घर के अगल बगल के लोग हैं, तो जिनसे आपकी पट्टी नहीं है सामाजिक तौर पर या जिस तरीके से, तो शिकायत करते रहते हैं। बिल्कुल। तो RTI का भी दुरुपयोग होता है, सुनने में आता है, आपने कभी ऐसा देखा? देखिए, हर चीज़ का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें उसमें देखना है कि सदुपयोग कितना अधिकतम कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं में जैसे हर सरकार का प्रयास होता है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है योजना का लाभ पहुंचे, कभी न कभी लेकिन थोड़ा बहुत कमी रह जाता है, तो इसको और कैसे ठीक किया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, हर सरकार और हर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो चाहता है कि हम अच्छा कार्य करें। इसमें 3-4 बातें बहुत प्रमुख हैं। नंबर 1 बात अभी हमने आपको बताया था, फिर से मैं बताना चाहूँगा, अभी योजनाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, एक बात है। दूसरा, वर्तमान टाइम में, अभी पहले का मैं नहीं बता सकता, इस समय में ग्राम लेवल पर सचिवालय है और वहाँ पर हम ग्राम सचिव की पोस्ट है वो बैठता है और एक सहायक बैठते हैं। हर गांव में हम पूरी सभी योजनाओं के बारे में अवगत कराए गए हैं। जैसे हम बताएं कैसी योजनाएं हैं, गांव के लोग क्या आपसे मांगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन से उनको पेंशन्स देते हैं। 3 प्रकार के पेंशन्स होते हैं। आपके माध्यम से मैं इसको बताना भी चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? कुछ लोगों को भ्रम है। 3 प्रकार के पेंशन होते हैं। एक होता है दिव्यांग पेंशन, जो 40% से ज़्यादा की दिव्यांगता को धारण करता है वो दिव्यांग पेंशन पाने का हकदार है। दूसरा है कि विधवा पेंशन। विधवा पेंशन में क्या होता है कि जो विधवा हो जाते हैं उनको उसमें आयु की सीमा नहीं है, उनको दिया जाना है। तीसरा वृद्धा पेंशन है, जिसमें जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है उनको दिया जाना है। पात्रता की शर्तों को देख करके कोई भी व्यक्ति अगर नहीं पा रहा है उसको तुरंत आवेदन करना चाहिए और वो कहीं से भी कर सकता है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर है अथवा जो अपने ग्राम पंचायत में जाकर के वहाँ से कर दे। एक और बात इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो विधवा पेंशन है उसमें आय की सीमा 2 लाख है।
तो एक भ्रम और भी मैं मिटाना चाहूँगा, जैसे ग्रामीण एरिया में जो इनकम का क्राइटेरिया है 48,000 रुपये है, 48,000, लेकिन इस सब पर लागू नहीं होता है। ये विधवा पेंशन पर 2 लाख रुपये है। तो मैं सोचा कि इसलिए बता दूं कि जो अगर कोई सुने तो उनको थोड़ा सा लाभ हो। एक और मैं बात बताऊं, और गांव के लोग क्या चाहते हैं, गांव के लोगों को पेंशन के अलावा चाहिए वो मकान। अगर वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं और मकान की वहाँ उपलब्धता है, तो अभी सर्वे हुआ है तो अपना सर्वे में नाम जुड़वाएं और जो है मकान की जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के अंतर्गत अपने नाम को जुड़वा करके वो आवास प्राप्त कर सकते हैं। शौचालय की पात्रता रखते हैं तो शौचालय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से उनको जो है और भी योजनाओं के बारे में मैं बता दूं, जैसे 2,000 रुपये की जो है धनराशि मिलती है, किस्त जो मिलती है किसान सम्मान निधि। अगर उनका नाम अगर कहीं कट गया हो, गलती से डिलीट हो गया हो, अथवा उनका KYC वेरीफाई नहीं हुआ हो, तो वो कराएं। सबका समाधान गांव में ही है, बशर्ते कि वो जाने कि कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है। जैसे ये 3 योजनाओं के बारे में मैंने जो बताया है, इसमें 3 अधिकारी लगे हैं पेंशन में। समाज कल्याण अधिकारी हो गए, दिव्यांग जन अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी DPO हो गए। तो उनको जाने कि कैसे करना है। उसी प्रकार से अगर उनको 2,000 रुपये की किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है तो वो DD एग्रीकल्चर के पास जाएं और उसको उस धनराशि को प्राप्त करें। कई बार हम देखते हैं कि लोग आते हैं, हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस में जाते हैं, डेली जनता की सुनवाई करते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं, तो ये पाते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक जाना होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये आह्वान भी करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और लोगों को अवगत कराने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोग वहाँ जाएँ जहाँ से समस्या का एक्चुअल समाधान है, और वहाँ से कोई अगर मीडिएटर भी है तो मीडिएटर के पास न जाएं। किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्राप्त करने के लिए कोई रुपए नहीं लगते, ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं अब इसमें आपको रोक के बोलूँगा, फिर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बिचौले शब्द का यूज करूँगा, उनका यूज करके उनको पैसे देते हैं, फिर भी लाभ नहीं ले पाते हैं। तमाम ऐसे बोलूँगा नहीं, फिर भी प्रधान जैसे लोग भी हैं जो गुमराह करते हैं, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ। और कुछ पंचायत सहायक भी ऐसे हैं जो टाइमली नहीं बैठते हैं। इसका भी कुछ होना चाहिए, आई थिंक। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हर एक फोरम का दूसरा स्तर है। बिल्कुल। अगर उनका कार्य नहीं हो रहा है तो वो SDM के पास जाएं, ADM के कार्यालय को आएँ, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय को आएँ। हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम अपने एक एक जनपदवासी के जो भी कार्य हैं, जो उनकी नीड है और जो वो पात्र हैं, उनको हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, और लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डर लगता है बड़े अधिकारी के सामने जाना और उनके ऑफिस तक जाना। ये डर को कैसे दूर किया जाए? डर एक बार का होता है। अगर वो आ जाएंगे और जब देखेंगे कि वर्तमान में प्रशासनिक सेवा का जो स्वरूप हो गया है, वो सेवा उनको वास्तव में समर्पण के भाव से जब दिया जाएगा तो वो देखेंगे और आगे आने वाले टाइम में वो डर आने से ही निकलेगा। एक बार आएँ और अपने डर को ख़त्म करें और वो बार बार आएंगे। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। और हमारे पास देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रकरण इस जनपद में हुआ करते थे और एक पेंशन दिवस भी लगाया जाता है, इसी दिसंबर में लगाया जाता है। हमने उस परंपरा को तोड़ा। हमने कहा जो समस्या जिस दिन आए उस दिन आइए, आप साल भर का इंतजार मत करिए। क्यों? इंतजार किस बात का करिए? तो आपको मैं बताऊं, जितने पेंशन धारक लोग थे अब कहीं नहीं जाते, एकमात्र हमारे ऑफिस में आते। जिस भी ऑफिस का वो होता है, मैं सीधे आदेश करता हूं, उन अधिकारीगणों को बुलाता हूं और उनकी समस्या का उसी दिन उसी समय समाधान कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसा करते हैं और आगे भी अच्छा करें। एक सवाल ऐसे ही कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ मुझे अचानक से याद भी आ रहा है कि लोग कमा करके एक ज़मीन खरीदते हैं और अपना एक आशियाना बनाने के लिए खरीदते हैं, और ये भू माफिया जैसे लोग जो है अभी भी नए नए प्रकरण सामने आते भी रहते हैं, तो ये ज़मीन कब्जाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने भी कभी कभार ऐसे मामले आए भी होंगे। तो ये भू माफियाओं के लिए क्या ऐसा कानून बनना चाहिए, क्या इनके साथ होना चाहिए जी? क्योंकि हर आदमी तो इतना ज़मीन ले नहीं सकता कि बहुत ज़मीन है उसके पास, लोग खरीदते हैं तो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कब्जा हो जाए, तो ये तो बहुत दर्द वाली बात है। तो इसको कैसे डील किया जाए? देखिए, इसको पूरा समझना पड़ेगा। ये प्रश्न बहुत आसान नहीं है जो आपने पूछा है। भू माफिया के लिए, एंटी भू माफिया के लिए GO आ चुका है 2017 में जी। इससे पहले भी बहुत सारे प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड में
इजेक्टमेंट के सूट भी डाले जाते हैं। उसकी धारा 134 है। मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं बताना चाहूँगा, टेक्निकल, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, मुझे लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भूमि खरीदने से पहले भी खुद को जांच कर लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सब समस्या का समाधान बताना चाहूँगा, बिल्कुल, बहुत आसान शब्दों में। बिल्कुल। कोई भूमि खरीदने जाए उससे पहले उसकी खतौनी देखें, सबसे पहला, और भूमि लेने से पहले उस पर कब्जा प्राप्त करें। क्योंकि जब बैनामा आप लेते हैं तो बैनामे में एक लाइन लिखा जाता है कि मैंने प्रतिफल के रूप में, जो प्रतिफल यानी पैसा दिया, तो पैसा देने के साथ ही भूमि पर कब्जा प्राप्त किया, ये वर्ड उसमें लिखा जाता है। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो होता क्या है, इसमें कई सारे, फिर हम बताएंगे कि मीडिएटर्स लगे होते हैं, और व्यक्ति ऐसा फंसता तब है जब वो सस्ती जमीन लेता है और एक ही जमीन को 2-3 बार कोई बेच दिया जाता है। एक ये देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब जमीन लेने जाएं तो भौतिक रूप से जरूर देखा उसको कि एक्चुअली वो है कि नहीं है। लोग क्या करते हैं, जमीन तो ले लेते हैं पर देखते नहीं है। इसलिए नहीं देखते, उनको सस्ते में जमीन मिली रहती है, और जब जाते हैं तो मौके पर जमीन नहीं होती है। सबसे पहले खुद को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये पहला आह्वान है। दूसरा, खतौनी अभिलेख को देखने की जरूरत है। तीसरा, अगर नहीं मिलता है तो ये सिविल सूट का पार्ट है। सिविल सूट डाल करके ये इसका जो है निराकरण करा सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है तो वो वहाँ से डायरेक्शन ला करके मतलब FIR भी दर्ज करा सकते हैं। जहाँ तक आपको एंटी भूमाफिया और बाकी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट लैंड पर लागू होती हैं, और व्यक्ति को सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमने बताया है कि लैंड का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि लैंड पर कब्जा, वो जरूर देख करके ही खरीदें, पहले कब्जा करें। हाँ, तब आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसको ये पता चल जाएगा कि हमें भूमि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। हम इसलिए इस बात को बताएं कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस समय हमने देखा, हजारों की संख्या में समस्याएं हमने देखी है, और बाद में व्यक्ति एडमिट करता है कि मैंने देखा नहीं था, सस्ते के चक्कर में खरीद लिया, अथवा कोई मीडिएटर ऐसा था जो अचानक से ले जाके खरीदवा दिया। हाँ, पहचान का था, कह दिया, उसके भरोसे खरीद लिया। तो बहुत अच्छी जानकारी ये भी है कि जमीन लेने से पहले कब्जा करिए, उसके बाद पैसा दीजिए और लिखवाइए। शायद आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो। और एक और सवाल दूसरा है, वो थोड़ा सा राजनीतिक भी है कि अक्सर देखा जाता है कि नेताओं का दबाव जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर भी होता है, और जब चुनाव आता है तो प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव नेताओं पर भी होता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि बदले की भावना मन में आती हो किसी के? मेरे मन में एक ऐसे सवाल आया तो मैं पूछूं, क्योंकि बहुत चुनाव मैंने देखे सामने। देखिए, जो आप देखे उस पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं, एक्चुअली अलग अलग कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक समझ के साथ बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे क्या होता है, हम सोसाइटी के ही पार्ट, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। जो हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी समाज के पार्ट है। हम जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आएंगे हमारी समझ होगी, वो जहाँ से आएंगे उनकी समझ होगी। हम किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, लेकिन हम सोसाइटी को कट ऑफ नहीं कर सकते। हम जिस परिवार से आए हैं उस परिवार को कट ऑफ नहीं कर सकते। एक आयाम मुझे आपको बताना था। कहने का तात्पर्य है, अगर हम उस घर से और उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ हमें मैनर्स, एटिकेट्स और जो हमें जो स्वभाव सोसाइटी के प्रति बरतना है वो सिखाया नहीं जाएगा, तो हम कहीं भी चले जाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। चाहे हम पॉलिटिकल लाइन में चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में चले जाएं, किसी भी लाइन में, चाहे इंडिविजुअल लाइन में भी चले जाएं, तो सोसाइटी को सहेजना सबसे बड़ा कार्य है जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगा। सपना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे हमारा वो माननीय सांसद हो, माननीय विधायकगण हो, ये नहीं है मुद्दा। मुद्दा ये है कि उनके सपने क्या हैं। उनका भी सपना है समाज का निर्माण, जनपद का निर्माण, प्रदेश का निर्माण, राष्ट्र का विकास और ओवरऑल देश का विकास। अगर उनके सपने हैं तो वही सेम सपना प्रशासनिक अधिकारी का है। अब इसमें बात क्या आती है, अगर वो कोई बात कहते हैं और जो बात हमारे, कई बार क्या होता है कि उनके पास ऐसे लोग भी आते हैं, और जैसे भी आपने बोला कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के आने से पहले डरते हैं, लेकिन वो जो चूंकि उन्होंने वोट दिया है तो वो अपने जो माननीय सांसद, माननीय विधायक हैं उनके पास आने में नहीं डर लगता उनको। हाँ, ये तो वो चले जाते हैं। तो उनकी समस्या को वो पहले जान जाते हैं हमसे पहले। अगर वो समस्या जेन्युइन है, तथ्यों पर आधारित है, नियमानुरूप है और नियम के अनुसार करने योग्य है, तो अगर वो बता दें तो हम करने में बहुत उसको
ठीक समझते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो माननीय गणों के माध्यम से हमको बताया जाता है और वो विधि अनुरूप है तो कर देना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं करने योग्य है तो उनको यह अवगत कराते हुए कि यह नियम है और ऐसा किया नहीं जा सकता है, और उसके कुछ तथ्यों से उनको अवगत करा दिया जाए लिखित या मौखिक रूप से, तो वो संतुष्ट रहते हैं। जैसे मैंने अपने करियर में पाया कि बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं कि हम जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग किसी चीज़ को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। बहुत सारा आयाम है ना, बहुत सारा आयाम है, बहुत सारे तथ्य हैं। तो मैं तो यह पाता हूँ कि उनकी सही कार्य को करिए, और अगर वो किसी तथ्य को नहीं जानते, उसको गलत में नहीं मानता हूँ, लेकिन उनको बता दीजिए कि ये हो नहीं सकता है तो वो मान जाते हैं। यहाँ ये चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी गलत कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही अंतर है कि हम उनको बता दें क्या सही है क्या गलत, और उनसे जान लें कि क्या सही है क्या गलत, तो हमारा समाज आगे चल पड़ेगा। बिल्कुल। एक इसी में एक और सवाल आया कि कभी पक्ष और विपक्ष के बीच में अधिकारी फंस जाते हैं, मतलब सरकार और विपक्ष के बीच में अधिकारी फंस जाते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब ये एक तरीके से मैं बोलूँगा पिसते हैं बीच में, तो ये कितना सत्य है? देखिए, वो उस व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है। जैसे हम तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते। उसका कारण मैं बता दूं, सही सरकार के लोग भी हो सकते हैं, सही विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं, गलत सरकार के लोग भी हो सकते हैं, मतलब जो सत्ताधारी लोग हैं, और गलत जो है जो सत्ता में नहीं वो भी हो सकते हैं। सबका समाधान एक है कि जो सही हर तरफ से आ जाए उसको कर दीजिए, और जो गलत है छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और कुछ समय बाद उनको पता चल जाएगा कि हम गलत हैं और इसलिए होने योग्य नहीं था। जो गलत है वो सार्वभौमिक रूप से गलत है, जो सत्य हो सार्वभौमिक रूप से सत्य है। तो सार्वभौमिकता को देखते हुए और अच्छी निष्ठा रखते हुए, और मुझे लगता है कि यथोचित और सही सिद्धांतों पर आधारित कार्य करते हुए अगर आप काम करते हैं तो कहीं भी आपसे कोई मतलब असंतुष्ट नहीं हो सकता है। ये मैंने अपने अनुभव अपने जीवन में आजमाया है और पाया है कि सही करके निकल जाइए, वो समझ जाते हैं। एक और बात है, दूसरा ये है कि वो साख है अधिकारी की, क्या वो गलत करता है या गलत सुनता है। जब गलत करता है या सुनता ही नहीं है तो उसके पास गलत चीज़ शायद जाए। जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं हमारे जो भाई हैं, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी क्रैक करें और कैसे अपने सपनों को पूरा करें, पढ़ाई किस तरीके से करें? देखिए, क्रैक करना कुछ भी नहीं है। पहले तो आप समझिए, आप जब भी पढ़ें और जिस चीज़ को पढ़ें उसको एकदम ग्रैस्प करके और बहुत माइंड से और कूल माइंड से पढ़ें, पहली बात। और योग्यता एक दिन में नहीं आती है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति योग्य होगा वो ज़रूरी नहीं है कि खाली यूपीएससी में ही आए तो योग्य होगा। अगर वो इंडिया का कोई साइंटिस्ट हो तो भी योग्य होगा। अगर वो विदेश में भी जाता है तो अपने झंडे कायम करेगा। मैं यहाँ बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा कि उसको इस प्रकार का अपने अंदर कॉम्पिटेंस और क्वालिटी रखना है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो बेहतर करेगा। एक जैन की फिलॉसफी है, मैं इसमें एक कोट करना चाहूँगा कि जो एक काम को अच्छी तरह से करता है वो सभी कामों को बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर आप शुरू से अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा करना ही करना है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक पढ़ने की बात है, केवल पढ़ाई क्लास के लिए नहीं पढ़ना कि मैंने बीए कर लिया, एमए कर लिया और बाद में तैयारी करेंगे। जिस दौर में आप हैं, जिस पीयर ग्रुप में हैं, जिस क्लास में हैं, अगर वो आप क्लास 1 में भी हैं तो क्लास 1 में भी बेस्ट होना है, क्लास 2 में भी बेस्ट होना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपको मान लीजिए इस समय आ गया कि मुझे 45 साल की मेरी उम्र है एक एग्जांपल के साथ, और मेरे अंदर इतनी बढ़िया भावना आ गई कि मैं सबसे अच्छा पढ़ सकता हूं, सबसे अच्छा कर सकता हूं, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय के साथ पढ़ना है। हमें उस समय पढ़ना था 25 साल में, जब हमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें टाइम, स्पेस और अपने ग्रुप को देख करके अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना है। ये बात मैं बताना चाहूँगा। दूसरा, ऐसी चीज़ों को पढ़ना है जो एक एक्सेप्टेड चीज़ हो। जब हम लोग पढ़ते थे तो मैं ये प्रयास करता था कि टेक्स्ट बुक को पढूं। अब आज की डेट में भी लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप या ये इंटरनेट डायरेक्ट ऑनलाइन कोचिंग लोग देख रहे हैं, उससे नोट्स बना रहे हैं। उससे नुकसान ये है, थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता है। आपके माइंड में 1-to-1 थॉट प्रोसेस जो डेवलप होना है वो नहीं होता है, ये होना ज़रूरी है। देखिए, सफलता केवल और केवल किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं है। सफलता क्या है? सफलता तब हो जाती है जब आप राष्ट्र के लिए एक सच्चे नागरिक बन जाते हैं।
सफलता ये नहीं है कि मैं आईएएस बन गया, सफलता ये नहीं है कि मैं एडीएम बन गया, सफलता ये नहीं है कि मैं कोई माननीय सांसद माननीय विधायक, सफलता ये है कि मेरे बनने से मैंने राष्ट्र को क्या दिया, राष्ट्र को सहयोग क्या दिया, समाज को क्या दिया, क्या हम जिस लिए आए थे अपने उद्देश्यों की हमने पूर्ति किया कि नहीं किया। खुद में सफल होना मैं सफलता नहीं मानता। सफलता वो है जो आपने राष्ट्र से प्राप्त किया है, उसके एवज में आपने राष्ट्र को डिलीवर किया है, सोसाइटी को डिलीवर किया है और लोगों के निर्माण के लिए और पुनरुत्थान के लिए आपने कुछ कार्य किया है, तो वो सफलता के आयाम में कंसीडर किया जा सकता है। बहुत धनी होकर के या बहुत खुद को कामयाब करके कोई सफल हो जाए, ये मैं नहीं मानता। ये मेरी अपनी समझ है। जहाँ तक मैं अपने युवा वर्ग से की बात आपने कही, बहुत अच्छा पढ़िए, क्वालिटी रीडिंग मटेरियल पढ़िए, नंबर 1 बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा ये है, अपने समय को कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, परवरिश में है। इसी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा गांव है जो गोरखपुर सिटी से 23-24 किलोमीटर की दूरी पर है और लालटेन से मैं पढ़ा करता था और हम लोग बड़ी मेहनत से पढ़े और मुझे लगा कि अगर एक बार जुनून सवार हो जाए तो आपको कामयाबी दिला देगा। बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टाइम पर कि हमें क्या करना है। टाइम, हमने 3-4 बातें कही हैं। टाइम के साथ, स्पेस के साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति आपको होती है। ये ध्यान में रख करके अगर लोग करें तो हमें नहीं लगता कि कोई युवा हमारा जो है ना तो भटकेगा और ना ही उसको सफलता से दूर रहेगा। अब थोड़ा सा सामाजिक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने भेजा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मुझे भी लगता है। ये जो महारुआ से लेके टांडा रोड जो NHI के हाईवे है, ये अभी भी आप उसी से आए होंगे, उसमें गड्ढे हैं, आपने भी देखा ही होगा। और जब बाईपास से हम नीचे उतरते हैं सिटी के लिए जाने के लिए, तो वो जो सड़क है साइड लेन, वो कभी आज तक बनी ही नहीं, कभी भी नहीं। उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ कभी कभी ट्रेलर पलट गया, कभी ट्रक पलट गया, बहुत सारे हादसे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन कभी भी वो बना नहीं। तो और NHI शायद आपके अंदर, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। फिर ये प्रयास मतलब क्यों नहीं किया गया? और गड्ढा मुक्त जो है हर साल होता है, कैसे फिर ये रह कैसे जाता है? इसके देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही जेन्युइन है और जायज़ है। जो आपने देखा है उसको उठाया है और ये प्रश्न सामाजिक नहीं, ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पूरे इस जो अंबेडकर नगर के हमारे वासी हैं, जनपद के वासी हैं, उनसे जुड़ा हुआ। कई लोगों ने इसको भेजा है मतलब मैंने देखा है। मैं आपको बताऊं, मैंने बाध्य किया है जो NHI के PD हैं उनको बुला करके भी, बात करके भी और पत्र के माध्यम से भी लिखा है। NH के कुछ लोग होते हैं जो वास्तव में नहीं सुनते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए हम बाध्य कर रहे हैं। अभी जनपद में आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, अभी हट गई है। मैं प्रयास करूंगा कि अगले 10-15 दिनों में इसका जो है पैचिंग का कार्य हो जाए और इसको पुनर्स्थापित करते हुए ठीक कर दिया जाए। और इसके साथ एक बात और मैं बताऊंगा, जनपद अंबेडकर नगर की सड़कें बहुत ही उच्च क्वालिटी की हैं। आप जनपद के किसी भी पार्ट में देखिए, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी शायद ही किसी ज़िले में हो और यहाँ की सड़कें बिल्कुल शानदार हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो NH का पार्ट है वो थोड़ा बहुत, बस यही एक सड़क सबसे ज़्यादा, बाकी सारी सड़कें जो भी बिगड़ी थी अच्छी बन गई हैं। अभी ये महारुआ में झोड़ा का रोड भी, बहुत सारे ऐसे रोड बन भी रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि नहीं बनी है, इसको हम करवाएंगे, बिल्कुल, और एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और आपके माध्यम से अगर ये हो जाता है तो हमारे दर्शक भी काफ़ी खुश होंगे, हो जाए, पर्सनली खुश होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर रुचि लेकर के और उनको मतलब बुला करके ये बात दिखाऊंगा भी और समझाने का भी प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र इसको जो है पैचिंग का कार्य कर दिया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद आपको हम पहले ही देना चाहेंगे इसके लिए। ये एक और सवाल है कि जब आप छुट्टी में घर जाते हैं तो जो जैसे सबका वो होता है घर, तो आई थिंक सबके घर पे दोस्त होते हैं और किसी छुट्टी में जाएंगे हो सकता है सारे दोस्त इकट्ठा होते हो, तो वो आपके साथ वैसे ही डील करते हैं कि जैसे पहले थे, या फिर एडीएम सर आ गए ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं? ऐसा कोई डिफरेंस करने भी नहीं देना चाहिए जी। और हमारे गांव के जो भी लोग हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे सेवा काल में जुड़े मित्र अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे सेवा में आने से पहले मित्र हैं उस और अच्छे हैं। अच्छा। और जो मेरी क्लास 1 से लेकर के 5 तक या 5 से लेकर 10th तक जो संघर्ष के दिनों में और एक सोशियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हमारे साथ पढ़ाई किए और हमारे पूरे अंदर की बातों को जानते हैं, वो हमेशा उसी खिलखिलाहट के साथ बात करते हैं और उसी सादगी और उसी मतलब उससे बात करते हैं और हमेशा नाम लेकर के एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं। कोई इस प्रकार का वो नहीं है। देखिए, मित्रता अलग चीज़ है और पोस्ट अलग चीज़ है। मित्रता
पोस्ट से बहुत ऊपर है। पोस्ट व्यक्ति के आर्थिक जीवन यापन का एकमात्र छोटा सा जरिया है, लेकिन मित्रता आपके व्यक्तित्व को सजाने और आपको बैकअप देने के लिए और मानसिक तरीके से सजोने का एक बहुत बड़ा आधार है। तो मित्र मतलब वो बहुत कुछ है, और हमारे मित्र अद्वितीय हैं। मैं मानता हूँ कि ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि मेरे JNU के जो फ्रेंड हैं, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं, वो अभी इंटैक्ट हैं हमारे साथ, मतलब उसी भाव में। ये अच्छी बात है। ये इससे लगता है कि आपका व्यवहार चेंज नहीं हुआ। नहीं तो अगर व्यवहार में बदलाव होता है तो दोस्त, जो वैसे दोस्त होते हैं, वो छूटने लगते हैं या थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। मेरा मानना ये है। हाँ बिल्कुल है, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो आदमी भागे उसको पकड़ो। उनको कभी ये भी लगता है कि अगर ये मतलब इस पोस्ट पर है, मैं उन्हें भागने नहीं देता, या कभी चला गया तो उनके घर चला जाता हूँ, मैं उनके बैठ करके बोलता हूँ कुछ खिलाओ पिलाओ। तो ऐसे में वो लोग, उनको लगता है कि हम मतलब बदले नहीं और ठीक है, भाग नहीं सकते। कुछ और हमारे पर्सनल सवाल थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट 2 सवाल के बाद कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल ये कि गुंडा एक्ट क्या होता है और किन परिस्थितियों में गुंडा एक्ट या गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है और लगाया कब जाता है गुंडा एक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। गुंडा एक्ट अलग है, गैंगस्टर एक्ट अलग है। ठीक है, हालात तो ये आप जानिए। बिल्कुल। गुंडा एक्ट कब लगाया जाता है? गुंडा एक्ट की परिभाषा है कि अगर उसमें कोई बार बार अपराध करता है, हाँ, और वो है हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसके कई सारे उसके नाम से FIR दर्ज हैं और कोई हीनियस धाराओं में, मतलब गंभीर धाराओं में, जैसे हम आपको बताऊं, मतलब उसने स्लॉटरिंग का काम किया हो, महिला से रिलेटेड ऑफेंस किया हुआ हो, कई तरह की इस प्रकार की जो है ऑफेंस होता है जो हीनियस क्राइम में माना जाता है। जैसे घरेलू हिंसा की बात हो गया, अथवा राष्ट्र और राज्य पर कोई ऐसी बातें या कुछ उस प्रकार का वो करता है, लोक शांति और परिशांति को भंग करता है, तो वो इसके दायरे में आता है। 2, 3, 4 FIR दर्ज है, तो इसका FIR दर्ज होने के बाद एक पूरा पत्रावली बनता है। वो पत्रावली थाने से चल कर के CO ऑफिस से लेकर के SDM ऑफिस से लेकर के जो हमारे ज़िले के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से होकर के वो जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में आता है। वहाँ से उस कोर्ट के माध्यम से जनपद में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में वो जा कर के केस डिसाइड होता है। और डिसाइड करते समय हम देखते हैं कि जो उनके ऊपर लगाए गए आरोप हैं, FIR में लगाए गए तथ्य हैं, कितने सही हैं। उनका मेरिट के आधार पर हम लोग डिस्पोजल करते हैं, उनको पूरा प्रॉपर समय देते हैं, हियरिंग लगाया जाता है, व्यक्ति आता है और अपनी बातों को बताता है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि इससे हमारे समाज में आतंक और भय का माहौल है, तो हम उसे 6 महीने के लिए जिले से बदर कर देते हैं। जिला बदर कर देते हैं, इसको जिला बदर कहा जाता है। और अगर वो ऐसा पाया जाता है कि मतलब उसके द्वारा कोई भय नहीं है, कोई आतंक का माहौल नहीं है और गलत हो गया है, तो उसकी नोटिस को हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों कार्य होते हैं। दोनों कार्य। अब इससे सवाल तो ये नहीं था, अचानक से मन में एक सवाल ये आ गया कि गुंडा एक्ट जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी जी लगाते हैं, तो कभी ट्रायल करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी प्रोसीजर होता है आखिर में आप तक ही पहुंचता है। तो किसी के ऊपर अब वो गुंडा एक्ट जिस पे लगता है वो गुंडा तो होगा ही एटलीस्ट, तो कभी डर नहीं लगता? मैटर ये है क्योंकि वो ऑलरेडी गुंडा है, तो गुंडा का मतलब डर, तो अंदर डर की भावना कभी नहीं आती? देखिए, डरे वो जो गलत करे, हम तो सही कर रहे हैं, तो न्याय कर रहे हैं, तो हमें डर नहीं है, पहली बात। दूसरा, इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर वो नहीं मानेगा तो हमारे पास और भी हथकंडे हैं कि हम सही करेंगे। तो मतलब ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसके मतलब समाज में बैड एलिमेंट, असामाजिक तत्वों का कहीं भी वो नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी आह्वान करूँगा कि चाहे हमारा मीडिया हो, चौथा स्तंभ है, लेकिन इसके अलावा भी उसको अभी काम करने की आवश्यकता है। गलत को गलत साबित करना पड़ेगा। हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस, सब लोग मिलकर के एक दिशा में हम काम कर रहे हैं कि गलत को हम अवॉइड कर रहे हैं, और गलत को हम कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि आप गलत हो तो आप समाज में आपको वो दंड मिलेगा जिसके लिए आप भागीदार हो। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। हम तो सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों को जिला बदर कर चुके हैं। बिल्कुल। और डर की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि एक ये भी बात है कि जो गलत किया वो जानता है कि वो गलत किया हुआ, और बहुत तथ्यों के आधार पर उनको बताते हुए किया जाता है कि आपने ये क्राइम किए हुए हैं, महिलाओं के ऊपर ये किया हुआ है,
मतलब बहुत सारा हम टेक्निकल वर्ड नहीं बता सकते हैं कि मतलब 363 की धाराएं या अन्य धाराएं लगी हुई हैं, वो जानता है कि हम इसके पात्र हैं, तभी हम उनको करते हैं। इसी तरह से गैंगस्टर एक्ट होता है। गैंगस्टर का ट्रायल केवल और केवल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाता है। एक चीज मैं बता दूं जी, और गैंगस्टर में गैंग जब तक नहीं बनता है तब तक 4-5 लोगों का कम से कम, दो गैंग जो है कम से कम 1-2 लोगों का होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग फिल्में देख करके भी गुंडा बनते हैं? फिल्मों में बहुत दिखाते हैं। अभी एक डायलॉग आया था, गैंग लेकर आने वाला होता है गैंगस्टर, कुछ भी मतलब प्रेरित करते हैं फिल्मों से भी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल करते हैं, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, दिखावा। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है आज की डेट में, और कहीं न कहीं देखिए हर चीज़ का है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है उनकी पृष्ठभूमि का पड़ता है। दूसरा, जो व्यक्ति देखता है कि हम किस प्रकार से क्या काम कर सकते हैं, फिल्मों में जो चीज़ दिखाई जाती है उसको गलत निगेटिव रूप में अडॉप्ट करके लोग जो है गुंडा बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अभी हम पूरी तरीके से उस पर हम लोग मतलब कंटेन करके रखे हुए उनको जी। वैसे काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए कानून का राज स्थापित तो है, ये देखने को मिलता है। और मैं भी नो डाउट कहूँगा कि पिछले बहुत सारे समय में लूट या ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती थी, अब वो सुनने को नहीं मिलती हैं, बहुत रेयरली सुनने को मिलती हैं। हम बहुत ही अलर्ट मोड में हैं। हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र, हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा शासन जो है बहुत ही सक्रिय है। हम इन सब मुद्दों पर बहुत गहनता से जो है अपनी आयाम को विकसित कर रखे हैं, और वी आर इन टोटल अलर्ट मोड। आपको भी धन्यवाद कि एक अच्छा कानून का राज होना जरूरी भी है, जिससे समाज में बिल्कुल डर का माहौल तो नहीं रहता है उससे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, शस्त्र लाइसेंस। लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए कि कैसे बनता है, कब बनता है, और क्या प्रोसीजर होता है एक शस्त्र लाइसेंस बनवाने में। एक जियो है जी, अक्टूबर 2018 का, जिन किन्हीं को भी शस्त्र लाइसेंस बनवाना हो 8 अक्टूबर 2018 का जियो है। एक मात्र जियो पढ़ लेंगे तो सब पता चल जाएगा कि किनको जो है हम ग्रांट कर सकते हैं, किस प्रक्रिया से। जो शस्त्र लाइसेंस है वो ग्रांट यानी जो उसको अनुमति जारी करने की अथॉरिटी है वो जिलाधिकारी हैं। संबंधित जिले के जिलाधिकारी महोदय इस बात जब वो आश्वस्त हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को हमें दे देना चाहिए तो वो दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। जैसे कोई नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का शूटर है तो उनको वरीयता देनी है, और उसको हम करते भी हैं और देते भी हैं। हम आपको बताना चाहते थे कि ऐसा आप जानें कि हम लोग फैसिलिटेट भी करते हैं देने में। खाली ये चीज़ भ्रम के रूप में फैलाया जाता है कि हम नहीं देते हैं। जैसे कोई इस प्रकार का कोई हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर कोई भय है, अथवा कोई ऐसे हमारे बड़े व्यापारी हैं, उनको हम लोग फैसिलिटेट करके देते हैं, बुला करके भी देते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, नीड बेस्ड ही देना चाहिए। देखिए शस्त्र क्या होता है, जब कानून का राज हो तो शस्त्र की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। एक चीज़ रखिए, शस्त्र ये नहीं है कि हम शस्त्र को शो करें या दिखावे का काम करें। शस्त्र का जेन्युइन उपयोग होना चाहिए। शस्त्र चाहिए क्यों? आपसे शस्त्र इसलिए चाहिए कि आप अपने इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। लेकिन प्रायः यह पाया जाता है कि शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग हो जाता है। जैसे हम नहीं जानते हैं कैसे चलाना, क्या कहते हैं, किस प्रकार से चलाना, कुल मिला के हैंडलिंग नहीं जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग जानते हैं क्या हुआ है, इसका दुरुपयोग इस प्रकार से हुआ कि आदमी उसको हैंडलिंग में ही खुद में ही उससे शिकार हो जाता है। एक ये बात है। दूसरा, बनता कैसे है? बनता ये है कि एक हमारे यहाँ आर्म्स लाइसेंस की एक पटल होती है, वहाँ से हम फॉर्म देते हैं। फॉर्म प्राप्त करने के बाद वो फॉर्म को भरता है, और 2 तरह से इसकी रिपोर्टें हम लेते हैं। एक थाने से लेकर के, सीओ साहब से लेकर के, जो हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनकी संस्तुति आती है। सेम उसी तरीके से हम तहसील से लेकर के और ज़िले तक एक संस्तुति प्राप्त करते हैं। तो दोनों तरीके से जब हमें रिपोर्ट किसी के संबंध में, किसी के व्यक्तित्व, छवि और उसके मतलब अन्य कार्यवृत्ति के संबंध में जब हमें आख्या प्राप्त हो जाती है, तो हम उसको जो है शस्त्र लाइसेंस ग्रांट करते हैं, देते हैं। देखा जाता है कि आम लोग भी इसके तरफ भागते हैं कि शस्त्र लाइसेंस, मुझे भी बंदूक मिल जाए, लाइसेंस पिस्टल मिल जाए, तो उनको जरूरी नहीं रहता, फिर भी उसकी तरफ भागते हैं दिखावा के लिए। आई थिंक हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उनको लगता है कि शस्त्र लाइसेंस होना जरूरी है। एक और मैं बात बताऊं, रुतबा
हाँ, इसका कोई रुतबा से जोड़ दिए हैं। एक और मैं बात बताऊं, इसमें एक वर्ड मैं जोड़ूंगा, जिन लोगों को समझ हो गई है और जिन लोगों ने 10-20 साल रख लिया है या 5 साल 4 साल रख लिया है, उनको समझ में आ चुका है कि ये किसी मतलब बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है, वो सरेंडर भी कर रहे हैं। अच्छा। प्रतिवर्ष कई लोग सरेंडर कर रहे हैं। अब तो संख्या जो जनपद में हम बता दें 20-25 लोग सरेंडर एक साल में कर रहे हैं। अच्छा, ये नई बात पता चल रही है मेरे को। सरेंडर भी करते हैं। अच्छा। हाँ, हर चीज़ का कई पार्ट होता है, कई वो है, और उतना जो सरेंडर कर रहे हैं उतनी डिमांड नहीं है आज की डेट में। कि अम्बेडकर नगर की 5 अच्छी चीज़ें जो आपके आने के बाद सुधार हुई हो, और कुछ ऐसा काम जो आपको लग रहा हो कि ये होने की आवश्यकता है। सबसे पहला सुधार हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आज हम बैठे हैं तो आप नहीं देख पा रहे। जनपद को जो चीज़ वर्तमान टीम ने दिया है, जो जिलाधिकारी महोदय ने दिया है और जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने दिया है, चाहे शासन कहा जाए या सरकार ने दिया है, वो शायद जनपद में अभी तक टोटली मिसिंग था। मैं एग्जाम्पल के साथ कोट करके बताना चाहूँगा। जनपद में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आए हैं, तो सबसे 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आए हैं, कई सारे और चीज़ें आए हैं जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस हैं, एक और भी 3-4 चीज़ें लग रही हैं। जनपद इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में डेवलप होगा, इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन के रूप में डेवलप होगा। वह दिन दूर नहीं जब अम्बेडकर नगर में लोग यहाँ पर चल करके आएंगे और यहाँ पर जो है जॉब लेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहाँ पर लोग यहाँ काम करने के लिए आएंगे, काम लेने के लिए यहाँ का आदमी कोई नहीं जाएगा। तो नंबर 1 काम जो हुआ है, यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा अद्वितीय कार्य हुआ है। विगत 2 वर्षों में हम लोगों ने अथक प्रयास करके कई 100 बीघे हेक्टेयर्स में, मतलब 200-300 हेक्टेयर्स में ज़मीन को अधिग्रहण किया है और वो लैंड बैंक के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। आगे चल करके हम इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के रूप में यहाँ पर उभर करके आएंगे। एक काम हुआ है। दूसरा है, जितनी भी हमारी सड़कें थी हमने उनका पूरा जो है उस अच्छा कराने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ जनपद में 2 बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो अभी बहुत ही जल्दी शीघ्र शुरू होने जा रहा है। ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा, बन के तैयार है। तीसरा ये है कि मैं बहुत रिवेन्यू में नहीं घुसना चाहता, नहीं तो आपको बहुत होगा। यहाँ पर अंश निर्धारण का कार्य हुआ है और लोगों की खतौनी में कितना किसका अंश हो, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये किया है। घरौनी बनाने का कार्य किया गया है। सभी लोगों की घरौनियाँ बनाई जा रही हैं जिसके स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होगा। अब तक आपके घरों पर आपका अधिकार नहीं था। आबादी के क्षेत्र में वो कार्य हम लोगों ने कराया है। यहाँ पर जितने भी ऑफिसेस थे उनका कायाकल्प कराया गया। अगर आप जनपद के ऑफिसेस देखेंगे तो कायाकल्प होते हुए पाएंगे। आप कलेक्ट्रेट को देखिए, हमारा कलेक्ट्रेट जो है ISO सर्टिफाइड है, हमारा विकास भवन ISO सर्टिफाइड है। और यही नहीं, उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। जो हमारे पूर्व के अधिकारियों ने जो हमको बेस दिया था, उस बेस को हमने स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर बनाने का कार्य किया है। जी। तो ये एक और अचानक से सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जो बताने आपको हवाई पट्टी के सामने एक अभी क्या नाम वो एक टैंक लाया है, तो ये जो सोच, ये किसकी सोच है? DM सर की है कि मतलब ये अचानक से नई नई चीज़ों का इन्वेंशन, ये और अच्छा बहुत लग रहा है, कुछ अलग है, तो ये इसके बारे में देखिए। जिलाधिकारी महोदय बहुत ही विकास की चीज़ों को देखते हैं। इसके पहले वो नगर आयुक्त हुआ करते थे, गोरखपुर भी हुए थे, कानपुर में थे और इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में थे। जहाँ की जो अच्छी चीज़ें सर को समझ में आ जाती है। अगर सर कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, जैसे अगर उन्होंने लखनऊ में कुछ देखा है, तो वो प्रयास करते हैं कि जनपद अम्बेडकर नगर उसे अछूता न रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल आपने टैंक की बात किया है, टैंक के माध्यम से उन्होंने मोटिवेशन लाया कि युवाओं में वो प्रेरणा आए, देश प्रेम के लिए लोग जागृत हों और आगे बढ़ें, और ऐसा करके लोग जो है सेना में आ रहे हैं। यही नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा तहसील तिराहा है, वो तो मैं देखिए सारे तिराहे जो बहुत सारे तिराहे हमने सारे कई तिराहा है, 4-5 तिराहे आई थिंक, गोहन्ना तिराहा हमारा, देखिए हमारा जो दोस्तपुर तिराहा है, जितने हमारे बाईपास हैं उनके माध्यम से हम युवाओं को मोटिवेशन दे रहे हैं, प्रेरणा स्रोत जनरेट करने का काम कर रहे हैं, और जनपद में हम जो है विकास के आयाम के साथ कर रहे हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा। वहाँ पर क्या होगा, अगर वो चौराहा ठीक प्रकार से बनेगा तो एक्सीडेंट रिड्यूस होगा।
लाइट अच्छे से लग जाएगी तो लोगों को दिखेगा, तो हम वो सब सारे विकल्पों पर काम करते हुए चल रहे हैं। एक ध्येय हमारा और भी है, वो ध्येय ये है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। मतलब एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं हो कि जो है सब एक साथ जुड़े हों, गेनफुल हर व्यक्ति को इंडिविजुअली एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इस प्रकार भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। हम किसी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा आयाम हमने विकसित किया है, जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने एफॉरेस्टेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, सहने मऊ में हेक्टेयर्स में बहुत सारे हमने लैंड में जो है ग्रीनरी को लगाया हुआ है। हमने इस क्षेत्र में जो हमारे छुट्टा जानवर हैं, आप जनपद अंबेडकर नगर में शायद किसी छुट्टे जानवर को पाएंगे कहीं सड़कों पर देखेंगे, तो ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा काम करने का आयाम है वो है रोजगार के क्षेत्र में काम करना, वो हमें उन्नति देना है इस जनपद को। और इसके अलावा हम जो है काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ ऐसे सर्विस सेक्टर को हम प्रमोट करने जा रहे हैं जिससे जनपद के युवा यहाँ पर ही रह करके कार्य करें। आपको बता दें, जब हम लोग इस जनपद में आए थे होटल्स नहीं थे, बहुत सारे होटल्स आ गए हैं, बहुत सारे जो है शोरूम्स आ गए हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स थे वो मुंबई से आ रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स थे वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अडानी जैसे, रिलायंस जैसे इन्वेस्टर्स इस जनपद को जो है चॉइस के रूप में ले रहे हैं। जी, तो देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा। तो आपने 5 चीज़ें पूछी थी, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, गिना दिए। कुछ हमने बोला था कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे, उसमें एक ये सवाल की पढ़ाई आपने एक चीज़ और पूछा था जी कि क्या कमी है, हाँ, जिसको आप हमको बताने नहीं दे रहे क्या कमी है जो ठीक करने की आवश्यकता है और यहाँ की जनता को भी उसको करना चाहिए। हाँ। एक सोच है हमारी, अगर उस सोच को अगर आपके माध्यम से मैं बता ले जाऊं तो मुझे लगता है आज आने का मेरा प्रयास सार्थक होगा जी। देखिए, मेरा मानना है हर व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ है उसके अंदर एक क्षमता है, चाहे उस क्षमता कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उस क्षमता अनुरूप अगर वह कार्य करना शुरू कर दे और हर हाथ को काम रहे और हर दिमाग में कुछ करने को रहे, हर दिमाग में कुछ करने को रहे, तो राष्ट्र के निर्माण में कहीं कोई अड़चन नहीं है। मैं ये प्रायः पाता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो काम जिस प्रकार से है लेते नहीं हैं, उनको लगता है कि इससे बेहतर काम मिल जाए या मिल जाए। तो मतलब मेरा ये विज़न है, प्रशासनिक तौर पर भी विज़न है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं कि हर हाथ को काम मिल जाए और हर दिमाग को एक जो है फर्टिलिटी मिल जाए कि हमें क्या काम करना है। तो अगर हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है विच इज़ अराउंड 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी 65% हमारी आबादी का जो तबका है, अगर हम लगा ले गए तो दुनिया का कोई देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं इस जनपद में वो चीज़ नहीं देख रहा हूँ कि हर युवा, हर व्यक्ति वो काम में लग जाए, क्योंकि एक और चीज़ है इस जनपद में, वो ये है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट टाइप है। खेती का काम आया तो खेती का काम कर लिया, कुछ और काम मिल गया तो काम मिल गया। हमें मल्टीपल ऑप्शंस, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी खुद में बना के रखनी पड़ेंगी, ताकि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इंडिविजुअली इतना ज़्यादा रहे कि हम कई सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी जनरेट करके रखें, ताकि हम इस अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर ले जाएं। और यह अर्थव्यवस्था, अगर जनपद की अर्थव्यवस्था ऊपर उठती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो $1 ट्रिलियन की बननी है वो भी ऊपर जाएगी और हमारा देश आगे जाएगा। तो अगर ये विज़न हम पूरे राष्ट्र के साथ जोड़ पाए कि प्रत्येक व्यक्ति से कार्य लेना है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतः मोटिवेट होकर के कार्य करे और प्रत्येक दिमाग में यह हम भर पाएँ कि हमें कुछ करना है, तो हमें लगता है कि बहुत कठिन काम नहीं है। आप ऐसी जगहों पर इस प्रकार का कमाल का स्टूडियो बनाए हैं गांव में और इतना अच्छा बेहतर कार्य कर रहे हैं, ये सोच भी तो आपके अंदर आई होगी। तो सबसे पहला हमें सोच डेवलप करना है। एक प्लेटो दार्शनिक हुआ करते थे, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, एवरीथिंग इज एन आउटकम ऑफ आइडिया। तो अगर आपका आइडिया जनरेट हो जाए तो शायद सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। और एक फिलासफर की बात मैं और कहना चाहूँगा, स्पिनोजा की, वो कहता है एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। आप अपने आप को डिटरमाइन कर ले रहे हैं कि हम खेती ही कर सकते हैं, तो आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, तो प्लीज निगेट योर डिटर्मिनेशन एंड गो अहेड। तो आप मतलब मैं जो आप कह रहे थे, ये चीज़ मैं इस जनपद में लाना चाहता था। कि आप अंबेडकर नगर के अपर जिलाधिकारी हैं और यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, और
जनता आपसे सीधे जुड़ सके, इसके लिए और क्या प्रयास कर सके? ये बहुत शानदार प्रश्न पूछा आपने, अंत में पूछा लेकिन शानदार पूछा। मैं यहाँ की जनता को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत समझ वाली जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। जनपद बहुत पढ़ा लिखा और समझदार जनपद है। मैं यहाँ की जनता से यह आह्वान करता हूँ कि बड़े सपने थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जनपद में पाया कि जो समस्याएं हैं वो आपसी ज़्यादा हैं, मतलब जो, और वो भी आपसी के यहाँ भाइयों का विवाद है। अगर वो खुद में बैठ करके समझ करके समस्याओं का निस्तारण करें तो उनको लिए आसमान पूरा है कि वो अपॉर्चुनिटी को देख पाएँ और कुछ कर पाएँ। छोटे छोटे चीज़ों में न उलझें। जैसे अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं तो तीनों अपने में प्यार से ठीक प्रकार से रहें और अपनी जो भी उनके पास संसाधन है उनका ठीक प्रकार से वितरण कर करके रहें। एक चीज़ मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो समस्याएं हैं 80% समस्या यही है, आपसी समस्या ज़्यादा है। दूसरा, मैं यहाँ की जनता से जो चाहूँगा कि जो जिस भी आयाम में लगे हैं उसके थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट को देखें, व्यावसायिक एस्पेक्ट को देखें। जैसे हमारी यहाँ की जनता कृषि करती है तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करती है, थोड़ा सा यहाँ फ्लोरिकल्चर करें, थोड़ा यहाँ हॉर्टिकल्चर करें, कुछ और चीज़ों को देखें। और जिस प्रकार से सड़कों का जाल जनपद अंबेडकर नगर से लेकर के पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में बिछा हुआ है, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और उन मतलब विकल्पों की तरफ जाएं जिनसे स्वतः एक तो उनका इकोनॉमिक आर्थिक उत्थान हो सकता है और उस खेती की पद्धति को अपनाएं जिसकी वास्तव में डिमांड है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पैदा करिए तो उसके स्वतः मार्केट में डिमांड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक उन्नति में स्वतः थोड़ा सा रिसर्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और बात है, जो जनता हमसे जुड़ने की बात है, जनता हमसे जुड़ी हुई है जी। बिना जनता के जुड़े तो हम लोग किसी काम के नहीं। मेरा सब ये कह रहे हैं, और जनता और जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो जुड़े। हम हमेशा जो है कार्यालय में 10 बजे आ जाते हैं, उससे पहले आ जाते हैं और हमेशा रहते हैं। और मैं पूरे समर्पण भाव से कोशिश करता हूँ कि वो दे पाऊँ जिसके लिए मैं आया हूँ। और जो न्याय की आपने बात किया है, हमारे न्यायालय में जो चलता है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत बेहतर न्याय प्रणाली के माध्यम से लोगों को हम लोगों ने न्याय दिया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में पत्रावलियों का निस्तारण हुआ है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। आने वाले टाइम में लोग और एम्पावर हैं और हो भी रहे हैं और मुझे पूरा पता है कि वो हर माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, चाहे वो अखबार का माध्यम होगा, हमसे स्वतः हमारे कार्यालय में आ सकते हैं, अथवा कोई आवेदन देने के माध्यम से आ सकते हैं। किसी भी मतलब इतने चैनल्स हैं, मतलब आज की डेट में तो जो सोशल मीडिया है उससे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनके पास इतने माध्यम है कि वो हमको चाहे तो मतलब 24 घंटा हम जुड़े ही रह सकते हैं। सर, आपने इतना अच्छा समय दिया और बहुत अच्छी चीज़ें बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जुड़ पाया, जनपद वासियों से जुड़ पाया। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे जनपद में सेवा कर रहा हूँ जहाँ के लोग बहुत ही मतलब पढ़े लिखे हों, बहुत समझ के हों और जो एक प्रेरणा के रूप में आते हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। पूरे जनपद वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जनपद में, शुभकामनाएं भी देता हूँ और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप खूब उन्नति करें। धन्यवाद सर, थैंक यू।